सो बच्चों, ये वेक्टर्स का आई थिंक सेकेंड लेक्चर हो गया। फर्स्ट लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर है, और पहले लेक्चर में हमने एक असाइनमेंट दिया था। ऑलमोस्ट हर वैरायटी का सवाल इसमें होगा, है ना। तो जो पहला असाइनमेंट दिया था उसके डाउट ले लेते हैं। प्रणव का आया है डाउट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 28, शौनक का 11, 17, 26। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 11 डाउट है, 17 डाउट है, 12 डाउट है, 15 भी डाउट है, 14, 17 बहुत सारे डाउट हैं, 18 एंड 21, 26, 28। चलो, चैतन्य को 16 में भी डाउट है। चलो 16, इतने सारे डाउट है बच्चों। अभी इतना ले लेते हैं, देखते हैं। तो पहला सवाल है 11। 10 से पहले किसी को डाउट नहीं है ना? इलेवन रियली अच्छा सवाल है। बच्चों देखना 11 में क्या करा। देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 12। देखो मैंने क्लियरली लिख दिया है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 12 है। इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट ऑफ द टू इज परपेंडिकुलर टू a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 6। देन b का मैग्नीट्यूड निकालना है। जो कैन यू ड्रॉ द डायग्राम? एक वेक्टर है a, और इसका b वेक्टर कैसा है कि a प्लस बी जो है बच्चों वो a के परपेंडिकुलर है। क्या ये डायग्राम समझ में आया कि ऐसा ही डायग्राम होगा? बच्चों बताओ। यस सर। अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। तो डायग्राम अलग कैसे होगा? देखो, कहा कि एक वेक्टर है ए वेक्टर ड्रॉ किया, उसमें बी वेक्टर ऐड करना है, और ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर है। और कैसे हो सकता है? मान लो ये ए ड्रॉ किया, बी तूने ऐसे ड्रॉ किया, तो ए और बी का रिजल्टेंट ये हो गया। ये तो 90 डिग्री नहीं है ना? हाँ सर, मैंने ना वो जो फर्स्ट डायग्राम बना था ना, तो फिर मैंने पहले ही टेल टू टेल अरेंज किया तो फिर इसलिए अलग। हाँ, तो अभी समझ में आया ये? क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? ये बच्चों है आप 12, सॉल्व करके बता सकते हो? ये है 6। हाँ बोलो, क्या फिर से बोलो। फिर आप सॉल्व करके बता सकते हो? तो हो गया ना सॉल्व। यही है ना, ये देखो ए हो गया, बी और इसका रिजल्टेंट ऐसा है, और इसका मैग्नीट्यूड है 12। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 6 और रूट 5। ओके, यस सर सर। हम tan अल्फा से निकाल सकते हैं ना इसको? किससे? tan अल्फा से। हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर तुम कहते हो कि देखो ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना बना रहा है एंगल? इन्फिनिटी।
जो अल्फा बताए थे, अल्फा एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या था बच्चों, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे ही था ना? ये फॉर्मूला भी याद हाँ है सर। टेन अल्फा का, यस सर। Yes, sir. जहां पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। अब बताओ ये 90 डिग्री है, तो यहां से कहोगे कि अगर ऐसे जाओगे तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री, मतलब ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कब होगा, जब ये 0 होगा, है ना? तो इसका 6 है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है ना? सो ए प्लस बी कॉस थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। 0. होना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? और लेकिन ये बहुत बड़ा जाएगा, ऐसे कर लिए तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से, और फिर कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर, ठीक है ना? बी कॉस थीटा यहाँ से क्या पुट कर देंगे बच्चों, माइनस ए, क्या पुट कर देंगे, माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। अब सॉल्व हो गया, आई बात समझ में? ये यस। फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है ना? और ये सिर्फ मैथमेटिक्स हुआ, इसमें कुछ ज्यादा दिखा नहीं बच्चों। tan अल्फा निकाला, इसको 0 किया, b cos थीटा इजकल टू माइनस ए पुट किया, यहाँ पे b cos थीटा इजकल टू माइनस ए पुट किया, और मैथमेटिक्स से आ गया। हालांकि तुम लोग ज्यादा पसंद इसी मेथड को करते हो, बट मैं कहता हूं कि इस मेथड को यूज करना शुरू करो, ये विजुलाइज हुआ कि दिखा के ऐसा है। किसी बच्चों को चमका क्या, दो मेथड डिस्कस किया, यस सर। Yes, sir. दोनों मेथड लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट वन वाज बेटर, सेकंड मैथमेटिक्स था, विजुलाइजेशन नहीं था। चलो बच्चों, 11th वाज गुड क्वेश्चंस। देखो ये बहुत अच्छे से अरेंज किया बच्चों क्वेश्चंस को, क्लास प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली हर टाइप के सवाल है, प्रैक्टिस के लिए ये कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा वेक्टर। उसके बाद है सर 11 को रिजल्टेंट के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते थे? रिजल्टेंट के फॉर्मूला से ही तो निकाला, दूसरा मेथड जो लगाया, दूसरा मेथड क्या है, सॉरी जो दूसरा हमने लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा। यही रिजल्टेंट का है ना मेथड, ये रूट लिखते थे। यस सर। तो ए स्क्वायर दिया हुआ मतलब कैपिटल ए दिया हुआ 6, तो ये लिख दिया था 6 स्क्वायर। बी स्क्वायर नहीं पता, निकालना है, ए दिया हुआ, चलो यहाँ 6 ले लेता हूँ, इंटू बी कॉस थीटा है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर 12 दिया है, तो यहाँ पे बी भी नहीं पता है, कॉस थीटा भी नहीं पता है, और क्या दिया हुआ, tan अल्फा जो है फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? ये 90 डिग्री अल्फा, तो कहा ए प्लस बी कॉस थीटा जो है वो कितना है, 0 होगा तभी पॉसिबल है। सो बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए, मतलब -6। यहाँ बच्चों बी कॉस थीटा को क्या पुट कर दिया, -6। अभी समझ में आ गया ये? यस सर। यही मेथड तो यूज किया तुम्हारा रिजल्टेंट वाला, यस सर। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं, और जब 11th हो गया बच्चों तब 12th बता दोगे। क्लियर? यस सर। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया,
ये लगता है इसका आंसर्स मैंने गलत लिख दिया है क्या? हाँ सर, ये नहीं टर्म्स टाइम के टर्म्स में। नहीं नहीं, सही है। देखो ये कितना है नहीं बच्चों? सर, बराबर है। ये है 12 और ये है 6, है ना? तो देखो ये अगर एंगल मान लो थीटा लिखते हैं, ये इसको अगर थीटा लिखता हूं अभी, तो tan थीटा तो 2 है। लेकिन क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, या 180 माइनस थीटा? 180 माइनस थीटा। इसलिए इसको लिख दिया पाई माइनस थीटा, और थीटा को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 2। ये थोड़ा 12th के बेसिस पे बना हुआ है, शायद इनवर्स तुम्हें नहीं बताया अभी तक। ऐसे लिखते हैं बच्चों, बताएं सर। किसी को इनवर्स वाला कैसे लिखते हैं? चलो बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th के बाद देख लेते हैं कौन सा और डाउट है। 15, 16, 14, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार है। फोर्टीन भी है। बच्चों 14 सब में देखो, एक आदमी है जो 10 मीटर मूव करता है और ही मेक्स ए शार्प टर्न ऑफ 60 डिग्री टू हिज लेफ्ट। तो ऐसे चला 10 मीटर, फिर क्या किया, यहां से 60 डिग्री टर्न ले लिया। फिर कितना टर्न ले लिया बच्चों? फिर 60 डिग्री टर्न ले लिया, फिर 60 डिग्री टर्न ले लिया, फिर 60 टर्न ले रहा। तो 6 टर्न के बाद वो कहां पहुंच जाएगा? 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, यहीं पहुंच जाएगा बच्चों। 6 ऐसे ऐसे घूमेगा ना, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होता है हेक्सागोन में, अभी बताया नहीं, बताऊंगा ऐसे। तो इतना गेस कर सकते हैं, या मैं अभी डिस्कस करूं? ये वाला पॉलीगॉन वाला डिस्कस करना है हमें। अब बताओ, अगर 6 पे यहाँ पहुंचा, फिर 7वां टर्न लेने वाला है अभी, तो जस्ट 7वां टर्न लिया, तो कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। इनिशियली कहाँ था? यहाँ पे। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अभी? यही वाला होगा। 10 मीटर। अगर करता 8वां टर्न के जस्ट बाद कितना होता, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता। 6 टर्न के बाद करता तो 0 डिस्प्लेसमेंट होता। और डिस्प्लेसमेंट भी शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इनिशियल से फाइनल को मिला दो। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, समझ में आ गया होगा ये। बच्चों आगे बढ़े इस सवाल से। Yes, sir. तो बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 15। ये तो जबरदस्त सवाल है, पढ़ना। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मतलब एक फोर्स सपोज F1 है और एक फोर्स बच्चों F2 है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग टू ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। तो बच्चों बताना इसका मतलब, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बोल रहा है 16, इसका मतलब लिखोगे? ये कहना चाह रहा, पहला स्टेटमेंट सही मैंने लिखा कि दूसरा? कौन सा ट्रू है बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? फर्स्ट। 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 फर्स्ट वाला ट्रू है। अगर कहते कि सर इसको लिखता तो क्या कहता? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर।
ये अगर लिखा होता तो इसका मतलब ये होता, और ये लिखा हुआ इसका मतलब ये है। पहले तो ये रियलाइज कर लो बच्चों। मैग्नीट्यूड किसका? सम ऑफ द टू वेक्टर का। सम ऑफ द टू वेक्टर मतलब F1 प्लस F2। इसका क्या है? सम। किसका सम बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अब फिर से देखो, इफ दियर रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8 बच्चों, तो पहला वेक्टर सपोज F1 ये हो गया, और F2 का डायग्राम कैसा ड्रॉ करोगे कि उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट के नॉर्मल हो जाए। बच्चों अगर ये F1 है तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस F1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समेशन 16 है, और ये रिजल्टेंट हो गया 8 बच्चों। आई बात समझ में? Yes, sir. 16 माइनस F1 का जो स्क्वायर हो जाएगा, दिस स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा F1? F1 is 6. तो 15 बच्चों बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारे पॉइंट ऑफ सर व्यू, इसको 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है। सर हम 15 को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15th के ऑप्शन से भी कैसे करोगे सॉल्व? सर अगर हमको रिजल्टेंट परपेंडिकुलर दिया है तो फिर बाकी के जो दो फोर्सेस हो गए वो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ट्रिपलेट फॉलो करता है, ए ऑप्शन, तो उससे फास्ट होगा सर। हाँ, लेकिन मान लो और भी कुछ ऐसा दे सकता है डिफरेंट तरीके से ना। चलो, तो अभी समझ में आ गया पूरा स्टेटमेंट ये कैसे करना है। 15 के बाद आ जाते हैं बच्चों 16 भी डाउट है। A vector A directed along 30 degree west of north। हाँ, ये बताना है मुझे, इसका मतलब क्या होता है ये बताया नहीं। तो बच्चों यही सिखा रहा हूँ, यही थ्योरी है, लिख भी लेना बच्चों। इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ से इसको स्टार्ट करता है, ये साउथ हो गया, है ना। पेपर पे हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। और ये कन्वेंशन सुन लेना बच्चों। इफ दिस इज अ वेक्टर A which is making an angle suppose 30 degree, तो इस A को कहेंगे A वेक्टर इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, 30 डिग्री नॉर्थ है, किससे नॉर्थ है? ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This the same vector A को can we say that कि this is A is 60 डिग्री। बच्चों कंप्लीट करो, 60 डिग्री। एनीवन? East of north. ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री East of north. ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत बढ़िया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री किधर है?
ईस्ट की तरफ है, किस डायरेक्शन से? नॉर्थ के डायरेक्शन से। तो देखो बच्चों हो गया कहानी। मैं अगर ये वेक्टर लिखूं और ये ले लूं कि 37 डिग्री और सपोज ये बी है, कैन यू टेल मी व्हाट इज बी? कैसे लिख सकते हैं? बी इज 37 डिग्री। B is 37 degree north of west. बहुत ही सारे बच्चों को क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये कौन सा? 16। A vector is 30 degree west of north. कैसे ड्रॉ करें यार 30 डिग्री वेस्ट? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। क्या मैंने सही डायग्राम ड्रॉ किया ए के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Another vector B which is 15 degrees south of east. 15 degrees south of east. अब बताओ इसका रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बच्चों इसी के बीच में से कहीं होगा। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर। इस कौन से रूल से? ट्रायंगल रूल। नहीं, पैरेललोग्राम रूल से ज्यादा क्लियरली दिखता है ना। एक यस पैरेललोग्राम बना दिया तो कहा था कि रिजल्टेंट ऐसा ही होगा, इसके बीच से ही जाएगा कहीं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसी के बीच से कहीं जाएगा रिजल्टेंट। कौन कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो इसका वेक्टर नॉर्थ हो सकता है क्या? Yes. यस सर। नॉर्थ हो Yes. सकता है इसके बीच में। और कौन सा है? ईस्ट हो सकता है क्या? यस हो सकता है। यस सर। अगर बच्चों ईस्ट हुआ तो बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का या बी का? अगर ए और बी का रिजल्टेंट ईस्ट के डायरेक्शन में है तो ए और बी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? Isn't it? Yes, sir. क्योंकि रिजल्टेंट किसके पास है? बी के तरफ पास है। जिसके तरफ पास रहेगा उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है, तभी पास रहेगा। जैसे मान लो ए और बी बच्चों इक्वल इक्वल अगर होता है, इक्वल इक्वल, तो क्या होगा? एग्जैक्टली बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा बच्चों। लेकिन अगर सपोज ए बड़ा है, ए को बड़ा कर दिया, बी को उतना ही रहने दिया, तो रिजल्टेंट कैसा होगा? ए के तरफ होगा, है ना। ऐसा सवाल भी दिया हुआ है। चलो तो ए हो सकता है, बी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर हो सकता है, सी हो सकता है। साउथ, साउथ कैसे हो सकता है? इधर हो सकता है क्या? इसके बीच का है क्या? तो ये नहीं हो सकता। मतलब आंसर कौन सा हो गया? नोट पूछा। अच्छा मजा आया सवाल में? यस सर। Yes, sir. तो 16 हो गया बच्चों, 17 भी देख लेते हैं। अच्छा ये असाइनमेंट कर लोगे ना? हम एक 3 असाइनमेंट देंगे टोटल और एक टेस्ट। 4 का मतलब तुम्हारा वेक्टर में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगा 11th में भी, ठीक है ना। सर इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है ना?
बोलो, तुम लोगों को देने का मन है तो हमारे पास टेस्ट की कमी थोड़ी है। मैं तो सोचा फिजिक्स का ले लेके मैं परेशान कर दिया हूँ तुम्हें। हाँ मतलब फिजिक्स का मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले सकते हैं, पर सब सब्जेक्ट कंबाइन ऐसा। एक का लूं? हाँ सर। ठीक है, सर से मैं पूछता हूँ। फिजिक्स का तुम लोगों का कितना हो गया? 3 ले लिए ना मैंने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में वेक्टर पे लेंगे, है ना? इंटीग्रेशन पे टेस्ट नहीं हुआ ना तुम लोगों का? नहीं सर, इंटीग्रेशन तो नहीं। ले लेते हैं यार, नो सर। तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो। इंटीग्रेशन पे इस संडे को रख लें, कल चलेगा सर। डिफरेंशिएशन हाँ और सर। मिला के। बोलो बच्चों, रेडी? यस सर। Yes. यस सर। चलो, तो क्या है कि इंटीग्रेशन, और ये अनाउंस हो गया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इस पे रहेगा तुम्हारा टेस्ट संडे को 10 बजे से। वेक्टर पे नहीं रहेगा। संडे 10 o'clock इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Negative mark. नेगेटिव मार्किंग, तुम लोग नेगेटिव मार्किंग करना नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो फिर आप गूगल फॉर्म्स पे लोगे क्या? हाँ, गूगल फॉर्म पे भी लेते हैं। पोर्टल पे लूँ क्या टेस्ट? सर गूगल इधर भी फॉर्म्स जो चलेगा। फर्जी। गूगल फॉर्म में कोई दिक्कत होती है क्या? जरूरत नहीं पड़ी कभी। एकदम सही, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए सबका। चलो बच्चों, 17 सवाल आते हैं ना, तो उसका भी तोड़ होता है। मतलब मुझे कैसे पता चला? मैंने ना गलत 4 सवाल में गलत आंसर कर दिए। जो बच्चा टॉप आ रहा था, अब क्लास में पता चलता है यार ये बच्चा तो टॉप नहीं आता है, क्लास में तो परफॉर्मेंस नहीं है, और टेस्ट में आ गया टॉप। 1 बार आया, 2 बार आया, तो मैंने क्या किया, 3 सवाल में गलत आंसर डाल दिया। उसने उसमें भी वही गलत टिक किया, बाकी सब सही, वो 3 में। बाद में आंसर की मैंने चेंज कर दिया, पता चल गया कि चीटिंग हो रही है। बच्चे स्मार्ट होते हैं, लेकिन टीचर कम स्मार्ट थोड़ी है। कितना बार धोखा दोगे? चलो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। The magnitude of resultant of two forces 3p and 2p, 2 फोर्स है बच्चों, is r, रिजल्टेंट r है। If the first force is doubled, मतलब 3p को क्या कर दिया बच्चों, 6p कर दिया। If the first force is doubled, the magnitude of resultant is also doubled. The angle between two forces is, एक काम करते हैं बच्चों, एंगल मुझे नहीं पता, तो पहला केस में लिखते हैं 3p का स्क्वायर प्लस 6p 2p का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ये कितना है बच्चों, आर स्क्वायर। इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा है, इसको डबल कर दिया, मतलब 6p का स्क्वायर प्लस इसको 2p को एज इट इज रहने दिया, प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू अगेन थीटा तो सेम ही रहेगा बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल किया, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू आर के बारे में क्या कहा है, 2r स्क्वायर। डबल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर को ये वाला पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, एंड यू कैन सॉल्व इट, यू विल फाइंड cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आ जाएगा 120 डिग्री। 120 आता है, ठीक है। यस। चलो, तो ये 17 भी हो गया बच्चों। आते हैं 18 सवाल पे, और ये बता रहा हूँ कंसेप्ट जो क्लियर होते हैं वो सवाल सही होते हैं, तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। सर एक बार फिर से बताओ ना 17th क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग में देख लेना है, बहुत ही सिंपल सा है। 2 चीज कहा ना, इसका रिजल्टेंट आर मान लिया, फिर इसको कर दिया 6p, फिर इसका रिजल्टेंट लिख लिया, वो लिख लिया 4r का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर में,
आर स्क्वायर पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, यू कैन डू इट, Okay, sir. पक्का से हो जाएगा, ट्राई। 18th, three forces acting on a body in which of the following option the body cannot be in equilibrium। अब देखो बच्चों, ये चूंकि अब तुम लोग हो किस में, 9th क्लास में, 9th से 10th गए हो। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे लिए कि नेट फोर्स जीरो। तो बच्चों 3 फोर्स वेक्टर का समेशन जीरो होगा, मतलब सर्टेनली ऐसा फिगर होगा, ऐसा ही कुछ होगा, इसी ट्रायंगल बनेगा कहने का मतलब। और अगर ये ट्रायंगल बनता है, ए बी और सी अगर ट्रायंगल है, कब साइड लेंथ है, तो क्या रिलेशन होता है, जो बिगर वन है वो लेस देन, isn't it? तो बिगर वन जो है इसके समेशन से लेस ये तो है, बिगर वन इज जस्ट इक्वल, यस ये भी है, बिगर वन इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ द टू। तो ये 3 वेक्टर का समेशन जीरो नहीं हो सकता है। एम आई राइट बच्चों? बिगर वन इज लेस देन द समेशन ऑफ दिस टू। क्योंकि ऐसे भी समझो, फिजिक्स से समझो कि अगर एक फोर्स 7 न्यूटन का किसी पर लग रहा है, इस 7 को बैलेंस करने के लिए ये 3 और 3 का अगर दोनों इधर भी हो गया तो भी बैलेंस कर पाएगा क्या 7 को? नहीं कर पाएगा। तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल इस केस में नहीं है। बच्चों बोलो ये 18th क्लियर 100%? यस सर। सर हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कर सकते हैं क्या, मतलब मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम? हाँ वैसे भी कर सकते हैं ना। हाँ सर। वही चीज तो है। अब ये 2 फोर्स का समेशन मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, तो ये कैसे 7 न्यूटन को बैलेंस करेगा? बैलेंस करने का मतलब नेट फोर्स जीरो करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो नहीं कर सकता है। ये दोनों मिलके इसको कर सकता है बैलेंस, बिकॉज मैक्सिमम ये 7 हो सकता है, इसको तो बैलेंस करने के लिए 6 ही चाहिए। अगर ये पूछा जाए ये 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन, अगर नेट फोर्स जीरो बच्चों, तो ये और ये एक डायरेक्शन में होगा और वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। देखो जस्ट बैलेंस कर पा रहा है, ये 3 और ये भी 3। चलो बच्चों 19th सवाल। 2 vectors A and B have magnitude 3 unit and 4 unit respectively। 2 वेक्टर है बच्चों, एक का मैग्नीट्यूड है 3 और B का मैग्नीट्यूड है 4, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दे दिया। अब देखो इसमें बहुत सारे सवाल कर दिया। अगर उसके मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, इज इट पॉसिबल 1? एक 4 है बच्चों, एक 3 है। देखो ये तो सिंपल से कह देंगे कि इसका तो कौन सा हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मिनिमम है ये। 4 और 3 ये 7 होगा, कब होगा 7 बच्चों? जब ये होगा, है ना। बाकी इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। सर 5 का भी निकाल सकते, परपेंडिकुलर होगा तब। परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, कौन सा? ये हो जाएगा 3 और 4, है ना। इतने तो मैच कर गए। अब 4 और 6 वाला करना है। तो जैसे मान लो कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये बी ऑप्शन सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, है ना। 4 स्क्वायर जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/8। -3/8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये भी सॉल्व हो गया बच्चों।
बाकी ये वाला ऐसे हो जाएगा, चेक कर सकते हो, ये वाला आ ही जाएगा। यहाँ पे 6 स्क्वायर कर लोगे तो बच्चों समझ में आ गई होगी चीजें। हम आगे बढ़ते हैं। 19 था क्या डाउट में? 19 मुझे लगता था भी नहीं, मैं तो फ्लो में ले लिया। डाउट में कौन है? 19 नहीं है। 21, 26, 28, 21, 26, ट्वेंटी वन। बच्चों अगेन देखो, यहाँ पे भी फिर से कहा इक्विलिब्रियम। तो क्या याद है इक्विलिब्रियम का मतलब? नेट फॉर जीरो। Net for 0. बहुत ही बढ़िया। तो देखो हमने एक बार बता दिया तो सोचते हैं कि बच्चे को तो याद रह गया होगा। और जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर को और क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। null vector, बच्चों इतना है। अब क्या किया, कर रहा है कि सडनली F4 को ना हटा दिया। मतलब अब पूछ रहा है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये तीन ही फोर्स लग रहा है, तो इतना इक्वल टू क्या होगा? क्या कहोगे बच्चों? -F4। -F4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये सही है क्या? हाँ सर। अगर ऐसे ऐसे होता तो सही हो जाता। वेक्टर साइन, ये तो मैग्नीट्यूड का समेशन दे दिया था। 21 हो गया। 21 के बाद देखते हैं कौन सा डाउट है। 26 एंड 28। 26 किस पे है बच्चों? ये ज्यादा सब टफ नहीं होगा। 3a प्लस 2b तो निकालो ना। 3a कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस b कितना है? i कैप प्लस 3j कैप। तो ये जो d वेक्टर है ये इसको i कैप j कैप में लिख लिए तो 6 प्लस 2 8 i कैप प्लस 6 प्लस 3 8 9 j कैप। बच्चों ये हो गया डी वेक्टर। 8 आई कैप और 9 जे कैप, है ना बच्चों? तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये निकालना है। ये जो डी वेक्टर यही तो है, मतलब ये थीटा पूछ रहा है। इनफैक्ट tan थीटा पूछ रहा है बच्चों। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? नाइन बाई एट। 9/8। तो 26 बहुत ही आसान है। और आ जाते हैं अब 28 पे, लास्ट सवाल। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने बच्चे इस बैच में वो सारे बच्चे सवाल को ट्राई किए होंगे, वेक्टर का असाइनमेंट ट्राई किया होगा। ऐसा तो नहीं कुछ बच्चों को याद आ रही सर कब भेजे थे, एक दूसरे बच्चे से पूछ रहे होंगे ये कब भेजा। ऐसा है कोई? लीजा पटेल तूने देखी क्या ये सवाल असाइनमेंट? सर एक्चुअली मैं वीडियोस देख रही थी तो मुझे असाइनमेंट्स में बाद में करना चाहती हूँ। तो वेक्टर में तो ज्वाइन कर ली थी ना। तो जो करंट चल रहा है लीजा उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना, उसको तो पूरा देखो। जैसे वेक्टर मुझे लगता है फर्स्ट लेक्चर तो अटेंड किए। हाँ सर किया है मैंने। तो फर्स्ट लेक्चर तो कुछ ज्यादा पुराना चीज इसमें है नहीं, यू कैन सॉल्व इसमें कुछ भी। ओके सर मैं आज ही आपको सॉल्व करके बता दूंगी। हाँ हाँ
सॉल्व करना और सिंसियर है, तूने पुराना सब देखा है और डरना नहीं है, कुछ अगर नहीं आता है तो पूछना है। तो मैंने आपको डाउट्स पूछे थे, आपने रिप्लाई नहीं किए। हाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा, आज अभी ले लेता हूँ वो डाउट्स, है ना, मैंने देखे हैं। ओके सर। अभी तुम्हारे डाउट्स ले लेता हूँ। सर आप क्वेश्चन नंबर 26 ब्रीफली एक बार बता सकते हो? आपकी आवाज कट रही थी सर। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अच्छा इसमें कुछ है नहीं, 26 सवाल जो है ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। तो D इज ए वेक्टर विच इज 3a कैप प्लस 2b, सॉरी 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। सो 3 और a वेक्टर जो दिया हुआ ऊपर सवाल में वो दे दिया 2, फिर b वेक्टर दिया हुआ है और D को i कैप और j कैप में लिख दिया। i कैप और j कैप में लिख दिया तो फिर क्या करते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा। बच्चों कोई भी वेक्टर सपोज एक्स आई कैप है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये अगर कोई वेक्टर होता है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा। सो tan थीटा हो जाता है बच्चों ये y अपॉन एक्स। ये हमने पढ़ाया है शायद, और नहीं तो ज्योमेट्री से दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा 9/8। क्लियर? ओके सर, यस सर। चलो और लास्ट सवाल आ रहा है 28। Consider east as positive x-axis. ये east है positive x-axis, north as positive y-axis. A girl walks 10 meter east first time, then 10 meter in a direction 30 degree west of the north. Then for the third time in unknown direction and magnitude so as to return to its initial position. Find her third displacement in unit vector of notation. बच्चों क्या क्या किया है, सबसे पहले किधर गया है बच्चों, 10 मीटर चला है ईस्ट के डायरेक्शन में। अब ये तो क्लियर है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट। क्या ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं? ठीक है, कितना चला, ये भी 10 मीटर चला है। और थर्ड time unknown direction and magnitude so as to return to his initial position. So can you guess बच्चों, ये जो थर्ड टाइम चला है वो एक्चुअली ये वाला वेक्टर होगा। ज्योमेट्री से तो बता दिया है ना। तो बच्चों ये सी वेक्टर मुझे लिखना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ना अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानना पड़ेगा जो अभी नहीं पढ़ाया है। बच्चों ए वेक्टर जो ये लिखे हैं इसको तो तुम्हें 10 आई कैप लिखने आता होगा, बट बी वेक्टर को आई कैप जे कैप में भी लिखना नहीं सिखाया, बस आज ही सिखा दूंगा। तो बी को अगर आई कैप प्लस जे कैप में अगर लिख लिया और सी वेक्टर तो बच्चों निकालना है, और मुझे पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी ये क्या हो जाएगा
नल वेक्टर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वहीं पहुंच गया। सो इफ यू नो ए टू राइट आई कैप जे कैप, यू नो बी टू राइट इन एक आई कैप जे कैप, तो सी निकल जाएगा। Yes, sir. तो अभी सिर्फ है कि बी को कैसे लिखेंगे आई कैप जे कैप में, सो जस्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो नाउ असाइनमेंट के सारे डाउट्स क्लियर? यस सर। ठीक है। बच्चों वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, अभी तक हम लोग वेक्टर्स का एडिशंस पढ़ रहे थे, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजोल्यूशन बच्चों इसका उल्टा हो गया, एक वेक्टर्स को ब्रेक करेंगे। ब्रेक ए वेक्टर in terms of two वेक्टर। एडिशन में क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाते थे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे दो वेक्टर में। बहुत ही सिंपल सा है। और ऐसा क्यों करेंगे, इसके पहले मैं लॉजिक बताता हूं कि व्हाई वी विल डू दिस। बच्चों अगर बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, ऐड करना है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है तो ऐड करना मुश्किल है। बट अगर कोई कहे कि एक वेक्टर इधर है 2i कैप का, दूसरा वेक्टर इधर है 4i कैप का, तीसरा वेक्टर इधर है 3i कैप का, चौथा वेक्टर इधर है 5 माइनस i कैप का। अब ये सारे वेक्टर का समेशन क्या हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अगर मैं पूछ दूं कि सबका समेशन कितना हो जाएगा, तो क्या तुम्हें परेशानी होगी बच्चों? ए बी नो सर। बहुत आराम से कर दूंगा, स्केलर जैसा एडिशन है ना। 2 + 4 + 3 - 5 टाइम्स ऑफ आई कैप। अगर पूछा जाए चलो ठीक है ये आई कैप डायरेक्शन में कर लिया, अगर मान लो एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, सारे वाई डायरेक्शन में, तो भी ऐड करना बहुत आसान है। आसान है कि नहीं? हाँ सर। कहोगे सर चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट पूछूं मैं, तो भी बता सकते हो ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर दो वेक्टर है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो कर दोगे x² प्लस, ओके। तो बच्चों अगर वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है सारे, तो ऐड करना बहुत ही आसान है। बट एक्चुअली में वेक्टर्स कैसा होगा बता रहा हूँ। वेक्टर एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी, अलग अलग डायरेक्शन में। बट इमेजिन कि इस वेक्टर को सपोज सिर्फ समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप में लिख दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको दो वेक्टर्स में। ये वेक्टर जो है समेशन ऑफ सम वेक्टर प्लस सम वेक्टर में लिख दिया, तो सारे वेक्टर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप में है, तो समथिंग आई कैप वाले को एक साथ जोड़ देंगे और जे कैप वाले को एक साथ जोड़ देंगे, तो फाइनल जो वेक्टर रिजल्टेंट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। और अगर ऐसा लिख लिया तो रिजल्टेंट बहुत आसानी से बता देंगे। तो बच्चों आइडिया यही है, ये तुम्हें 10% समझ में आएगा, बट जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
सो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और आज ये कंप्लीट कर दूंगा। मैंने कहा सर एक वेक्टर को टू वेक्टर्स के टर्म में लिखना है। लेट्स दिस इज ए वेक्टर। बच्चों दिस इज हार्ट ऑफ द वेक्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। पूरे वेक्टर में सिर्फ अगर यही आता है तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, सपोज इसको दो वेक्टर के टर्म में लिखना है, और वो दो वेक्टर कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दैट मीन्स एक हो अलोंग एक्स एक्सिस और एक हो अलोंग वाई एक्सिस। सो दिस इज ओ, दिस इज ए। अगर बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट को नाम दे दिया सपोज एम, ट्रायंगल रूल से बच्चों क्या ओ ए इजिकल टू लिख सकते हो ओ एम प्लस एम ए वेक्टर। OA vector is nothing but OM vector plus MA vector. Can you write this बच्चों? Yes sir. अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों A, तो अगर मैं लिखूं बच्चों कि cos थीटा इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दैट इज OM अपॉन OA विच इज स्मॉल a। OM इज इक्वल टू बच्चों A cos थीटा लिख सकते हैं, ऐसा पहले भी लिखा है। और AM अपॉन A ये कितना है, साइन थीटा होगा। सो AM इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, A साइन थीटा। पूरे वेक्टर का, पूरे फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा यूज आएगा वेक्टर्स का बच्चों, वही अभी पढ़ रहे हैं। सो OM हो गया बच्चों A cos थीटा, और AM हो गया A साइन थीटा। दिस इज A। सो जिस साइड से एंगल बन रहा है बच्चों उधर कॉस, और थीटा के सामने वाला साइन, सामने वाला साइन। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ए साइन थीटा, साइड वाला कॉस थीटा। चलो बच्चों, सो OM जो वेक्टर है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, बट हमें वेक्टर लिखना है। क्या करेंगे, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो OM इज ए कॉस थीटा आई कैप। बच्चों MA बताओ कितना हो जाएगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ए साइन थीटा जे कैप। ए साइन थीटा जे कैप। और OA को ही हमने ए वेक्टर लिखा था ना। सो बच्चों ए वेक्टर को हमने लिख दिया है summation of two vectors, one along x axis, another along y axis, summation of two vector in mutually perpendicular direction.
सो ये मेरा काम हो गया बच्चों। ये ए वेक्टर का जो ये जो टर्म आया ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट कैसे बोलते हैं बच्चों? ये कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है बताता हूँ। इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी को कंपोनेंट भी बोलते हैं, इनफैक्ट प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। वी विल टीच यू अगेन व्हेन वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स। इसको बोल सकते हैं बच्चों ए साइन थीटा को कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां तक अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब कोई पूछ सकता है कि क्या सर एक वेक्टर को सिर्फ दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख सकते हैं क्या? इसे मान लो एक वेक्टर है ए, इसको कहे समेशन ऑफ टू वेक्टर्स के टर्म में लिखना है, तो एक ने तुमने कहा कि एक ऐसे लिया और एक ऐसे लिया। अब दो वेक्टर के टर्म में लिखना ए को, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर लिख सकता है, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शंस का वेक्टर है। इस ए को कोई ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। सो एक वेक्टर्स को समेशन ऑफ टू वेक्टर्स या इनफैक्ट थ्री वेक्टर्स या इनफैक्ट फोर वेक्टर्स कितने भी लिख सकते हैं। तो कहेगा ए को मुझे लिखना है ऐसे 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 ऐसे, लिख सकता है। बात क्लियरली समझ में आ गई बच्चों? लेकिन अभी Yes, हमारा sir. फोकस किस पे है? लिखना कंपोनेंट दो वेक्टर्स के टर्म में, और दोनों वेक्टर कैसा होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और उस वेक्टर का एक डायरेक्शन लेंगे जिससे वो वेक्टर थीटा बना रहा है, तो उधर हो जाता है ए कॉस थीटा, और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जे कैप जो भी है ए साइन थीटा। कभी कभी पूछता है बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे सवाल रहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से कैसे रिलेशन होगा? ग्रेटर, लेसर, इक्वल, ऑलवेज, क्या होगा? लेसर। लेसर। और इक्वल भी हो सकता है अगर थीटा 0 हो गया। ये इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो लेस देन 1 होगा। सर लास्ट वाला लेसर कैसा है वो नहीं समझ में। बच्चों a इंटू कॉस थीटा, this is always less than or equal to a because cos theta is always less than 1, less than equal to 1। यही बात लिखा। अभी क्लियर हुआ? नहीं यस सर। क्लियर ना? इसी को हमने कंपोनेंट कहा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। कहा कंपोनेंट जो होगा ए के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा या इक्वल भी हो सकता है अगर थीटा 0 है तो। बच्चों अब देखो, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना एक वेक्टर ऐसे ले रहा हूं, सर बच्चों b है ना, और ये फाई है। तो इसको अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट में लिखना है b को आई कैप जे कैप में, तो सबसे पहले क्या करो, इससे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और इसको क्या लिखोगे बच्चों? दिस प्लस दिस, समझो इसको, खुद से ड्रॉ करो। सो कैन यू राइट b इज इक्वल टू, जिसका मैग्नीट्यूड b है, क्या लिखोगे बच्चों? b cos फाई आई कैप माइनस आई कैप।
माइनस। क्या ये बी लिखने के लिए सीख गए बच्चों? यस सर। Yes, sir. बच्चों ये मान लो सी है और ये सपोज डेल्टा एंगल बना रहा है, कहेगा इस सी का कंपोनेंट लिखना है, क्या लिखेंगे? सॉरी, सी का आई कैप जे कैप में लिखना है। मैग्नीट्यूड सपोज सी है, सी कॉस डेल्टा, क्या आई कैप या माइनस आई कैप? I cap. बहुत बढ़िया। सी साइन डेल्टा, जे कैप या माइनस जे कैप? माइनस। Yes, J cap. बिकॉज ये जो वेक्टर है ऐसा वेक्टर प्लस ऐसा वेक्टर से बना है, ठीक। तो ये हो गया आई कैप। अब ये नहीं कहोगे सर ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे, डजंट मैटर निगेटिव हो या पॉजिटिव, डायरेक्शन देखना है, क्योंकि वेक्टर को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्शन ये कर दिया। अब अगर कोई सवाल सपोज ऐसा दे दिया बच्चों, और ये दे दिया है डेल्टा थीटा कुछ अल्फा दे, और ये दे दिया सपोज ई वेक्टर। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है। क्या तुम लोग लगाने के लिए रेडी हो? बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ना ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे साइड एंगल दिया ना मोस्टली वैसे ड्रॉ कर लो। एंड इफ यू आर ब्रिलियंट, जो कि हो तुम लोग, कैन यू राइट ई वेक्टर एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, सी द एरो। सो डी वेक्टर को, सॉरी डी नहीं, ई वेक्टर, ये तो अल्फा एंगल। ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ई कॉस अल्फा, बताना बच्चों, आई कैप या जे कैप या माइनस जे कैप? J cap. जे कैप। कॉस अल्फा जे कैप, बहुत ही बढ़िया, प्लस ई साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाला साइन, ये वाला टर्म ये लिखना है, ये वाला ई साइन अल्फा। बोलो बच्चों, I cap. आई कैप। ई वेक्टर लिख लिया। तो बच्चों ऐसे ही लिख सकते हैं। सो तुझे समझ में आ गया? एक और सवाल ले लेते हैं। जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है, जैसे एक ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स लगता है mg, और न्यूटन्स लॉ में बहुत जगह पे आएगा बच्चों, ये थीटा है ना। और देखना, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये एक बार बता रहा हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा, ये mg वर्टिकल लग रहा है, ये येलो कलर से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया बच्चों, ये है 90, तो है 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। इस बच्चों mg को ब्रेक करना है दो वेक्टर्स में, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग द इंक्लाइन। तो बच्चों अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जिससे एंगल दिया हो थीटा, तो इधर हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा, और इसी का परपेंडिकुलर मतलब इधर, डू यू एग्री कि इधर हो जाएगा mg sin थीटा? Yes, sir. ठीक है बच्चों, एक होमवर्क के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना? बच्चों एक वेक्टर है a, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15, एंगल बना रहा है 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर्स को क्या लिखना है तुम्हें? समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप में लिखना है। दिस इज बी वेक्टर, सपोज 60 डिग्री
डिग्री पे है और ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 12 इस डायरेक्शन में। सर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है ना, ए का मैग्नीट्यूड 15 है। ये सपोज सी वेक्टर है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6√3 सपोज, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री पे है। एक वेक्टर है ई जो सपोज 10 मैग्नीट्यूड का है, ई वेक्टर को क्या लिखोगे बच्चों, कैन यू टेल मी? आई कैप। सर इसमें सिर्फ आई कैप का कंपोनेंट लगेगा। 10 आई कैप, बहुत बढ़िया, सिर्फ 10 आई कैप, जे कैप वाला नहीं होगा, या थीटा का होगा तो 0 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव जेटा। और बच्चों एक वेक्टर है ऐसा, टू वेक्टर का है और ये एंगल है 45 डिग्री। ए बी सी डी ई एफ वेक्टर है, तो ये सारे वेक्टर्स को मुझे चाहिए ए बी सी डी ई एफ, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, इस टाइप से है। रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन प्लस एफ। Am I right बच्चों? यस सर। यस अब तक हमने डिस्कस कर लिया, तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो रिजोल्यूशन समझ में आया क्या?